Hello students, today we'll learn about the chemical properties of haloalkanes. Okay, so talking about chemical reactions of haloalkanes. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स की जब आप बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है, इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन इज कि जैसे हमारा एक हेलो एल्केन जो होता है, ठीक है, हेलो एल्केन में जो है इस तरह से फिशन होता है और ऐसा होने पर इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर लेता है, यानी हमारे हेलोजन को कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर लेता है और जो हमारा हेलोजन है वो बेचारा जो है हेलो एल्केन को छोड़ के चला जाता है। तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे हमने पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, वैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारा हैलाइड जो है वो लिविंग ग्रुप बनता है। लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के चला जाता है बेचारे हमारे कंपाउंड को और जो है हमें उसकी जगह पर कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके लगता है। जैसे जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 और Cl है और इस पर जो है मान लीजिए आप जो है NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, तो NaOH एक्वस अगर आप लेते हैं ना तो वो क्या करता है कि वो बेसिकली OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करता है। तो OH नेगेटिव इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहां पर ये इस तरह से फिशन होता है और CH3OH प्लस Cl नेगेटिव अलग हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके एग्जांपल्स के लिए यू प्लीज गो थ्रू टेबल 10.4 इन एनसीईआरटी और हम इसके जो है थोड़े से और डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। बेसिकली क्या है कि हमें जो है यहां पर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करनी है। ठीक है, तो मैकेनिज्म की जब आप बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, तो वो दो पाथवेज फॉलो कर सकती है। ठीक है, तो पहला जो है वो कहलाता है बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको मैं ऐसे लिख देते हैं SN2। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये इसका मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है कोई हमारे पास कोई भी जैसे हेलो एल्केन है, जैसे मान लीजिए क्लोरो एल्केन है, जैसे CH क्लोरोमीथेन है और जो है ये मान लीजिए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। तो अब होगा क्या कि इसमें ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो होता है, ये एक्चुअली पीछे से अटैक करता है। इसमें रियर अटैक, इसमें माना जाता है कि रियर साइड से अटैक करता है। ठीक है, जिस तरफ हेलोजन होता है, जिस तरफ से अगर इसी तरफ से आना चाहता है कार्बन के पास, तो हेलोजन जो है बीच में अड़ंगे अड़ाता है, इसको आने नहीं देता, रिपेल करता है। तो ये इस तरफ से अटैक नहीं कर पाता कार्बन पे, तो क्या करता है, ये दूसरी तरफ से जाके अटैक करता है, पीछे से रियर अटैक करता है, इधर से कार्बन पे जाता है। तो पीछे से जब ये इधर से रियर अटैक करता है तो एक बीच में एक जो है आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी कि
जिसमें आपको क्या होता हो दिखेगा कि जो जैसे ये हाइड्रोजन तो 3 लगे हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन इधर से क्या है कि इधर इसके साथ जो नया न्यूक्लियोफाइल है यानी OH इसके साथ बॉन्ड बनाने का प्रयास कर रहा है, और जो है जो पहले से लगा हुआ न्यूक्लियोफाइल है यानी कि Cl, उसका बॉन्ड इसके साथ कमजोर पड़ रहा है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि फाइनली जो है ये टूट जाता है और जो है आपके पास इस तरीके से ये देखिए कि ये जो है इस तरीके से होता है कि इस तरफ आपके पास Cl की जगह पर OH आपके पास आके लग गया। ये तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, एक ही स्टेप में करना होता है आपने। ये रियर अटैक होता है। रियर अटैक मतलब जिस तरफ हेलोजन है उससे अपोजिट एंड से ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके अंदर जो है कुछ हम इसके स्पेसिफिक बातें हम इसकी सीखें। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये अगर आप मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करोगे तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होने के कारण यहाँ पर क्या है कि ये जो है एक सिंपल रिएक्शन है। तो सिंपल रिएक्शन में रेट जो है उसकी अगर आप बात करेंगे तो K इंटू CH3Cl की कंसंट्रेशन एंड जो है OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, यानी कि ये दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों की। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपको पता ही है, हमने पढ़ा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स में कि जो आपके पास जो रेट इक्वेशन आती है उसमें जो ऑर्डर्स की पावर होती है तो वो सम टोटल आता है आपके पास। तो इसका ऑर्डर क्या आता है 2, क्योंकि सिंपल स्टेप है। तो जो रिएक्शन आपको नजर आ रही है सिंपल रिएक्शन है, तो वो ही इसका मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी 2 है और ऑर्डर भी क्या है इसका 2 ही आता है आपके पास। तो ये जो है एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें अगर हम बात करें रेट की, स्पीड की, तो जो है रेट या मतलब कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे फास्ट जो इसमें रिएक्ट करती हैं वो प्राइमरी हेलो एल्केन्स करती हैं। मतलब अगर हेलोजन सेम है मगर आपका जो ये कहें कि हाइड्रोकार्बन पार्ट अगर अलग अलग है तो प्राइमरी जो है हेलो एल्केन्स वो सबसे फास्ट रिएक्ट करती हैं, सेकेंडरी उसके बाद और टर्शरी सबसे स्लो रह जाती है। इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि इसमें जो है जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो रियर अटैक करता है। ठीक है, रियर अटैक करता है तो इसमें क्या होता है कि उसको जो है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग फेस करनी पड़ती है अगर पीछे जो है बल्कि एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू बल्कि एल्काइल ग्रुप्स। देखिए इस चीज को समझना जरा कि क्या होता है कि जैसे हमारे न्यूक्लियोफाइल को ये तो मैंने बता दिया कि उस तरफ से एंटर करना होता है जिस तरफ हेलोजन होता है उससे अपोजिट एंड से ये अटैक करता है। तो अब जैसे मान लीजिए एक तो आपके पास ये मिथाइल क्लोरोमिथेन है, ठीक है, क्लोरोमिथेन है सपोज करो, ठीक है। फिर एक केस में आपके पास मान लीजिए मतलब क्लोरोइथेन है, या जिससे मान लीजिए CH3CH और H, ठीक है। फिर आप समझ लीजिए कि 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया आपके पास, जैसे CH3 हाँ Cl, और एक केस में आपके पास आप समझ लीजिए टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया आपके पास ये, तो इस केस में क्या होगा इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे, फर्क कहां पर आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि जो है आप थोड़ा सा हाइड्रोजन और जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनके साइज का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे तो आप समझ सकते हैं इस बात को भी, हाइड्रोजन जो होते हैं वो तो होते हैं छोटे, हाइड्रोजन एटम्स अकेले तो होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन जो एल्काइल ग्रुप होता है वो बल्कि होता है, बल्कि मतलब भारी भरकम होता है, जगह ज्यादा घेरता है ना। एल्काइल ग्रुप जो होगा वो भारी होगा, वो जगह ज्यादा घेरेगा। तो जैसे यहां पर क्लोरोमिथेन के मुकाबले क्लोरोइथेन में क्या है, ये एल्काइल ग्रुप बड़ा सारा इधर है, इधर 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, इधर
3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, उस न्यूक्लियोफाइल को इधर से एंट्री लेनी है। जो न्यूक्लियोफाइल जो भी जैसे OH नेगेटिव दिखाया था, उसको अपोजिट, जिधर हेलोजन है उससे अपोजिट एंड से एंट्री लेनी है, क्योंकि उधर से तो हेलोजन कार्बन के पास आने नहीं देता, ठीक है, एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। तो इधर से इसने जब अटैक करना होता है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उसको क्या बोलते हैं, जैसे देखो आप यहां पर एंटर करना, इस जगह इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एंटर करना जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, उसके लिए इस दीवार को भेदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को आप स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ड्यू टू बल्की एल्काइल ग्रुप्स। क्राउडिंग है, यहाँ पर भीड़ है, ठीक है, बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये दरवाजा रोक के खड़े हैं समझ लो आप, तो यहां से अंदर एंट्री लेना न्यूक्लियोफाइल के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसको स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब होता है 3 डायमेंशन में, स्पेस में। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू बल्की एल्काइल ग्रुप्स, ये चीज उसको फेस करनी पड़ती है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है उसको ये बात फेस करनी पड़ती है। इस कारण से क्या होता है कि टर्शरी में जो है एंट्री ले पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जबकि जो है प्राइमरी में या क्लोरोमीथेन की या हेलोमीथेन की अगर आप बात करें तो उसमें एंट्री कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। तो जो है अगर आप कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं इधर से इधर जाते हुए, जैसे ये तो मिथाइल क्लोराइड है, ये प्राइमरी हेलोएल्केन है, सेकेंडरी हेलोएल्केन है, टर्शरी हेलोएल्केन है। तो इधर जाते हुए क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग कह सकते हैं, भीड़ भक्कड़ बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज आती है कि जैसे अगर अपन बात करें जैसे इसी तरीके से अगर आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट सेम है, हाइड्रोकार्बन पार्ट सेम है, लेकिन जो है हेलोजन अगर आपका अलग अलग लगा हुआ है, तब उस हिसाब से रेट की बात करें तो सबसे फास्ट आयोडाइड्स होती हैं। उसके बाद जो है क्लोराइड, जिसे अपन इसको थोड़ा सा, वैसे मैं आपको बात समझाने के लिए जानबूझ के कुछ तरीके से लिखने वाला हूं। सबसे फास्ट होती हैं इसमें आयोडाइड्स, उससे स्लो होती हैं इसमें ब्रोमाइड्स, ठीक है, उससे स्लो होती हैं इसमें क्लोराइड्स, ठीक है। क्लोराइड्स का आमतौर पे हम नॉर्मली इसको यूज नहीं करते इसके इस कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो है अब साफ ही आपको ही नजर आ रहा है, मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया, आपको समझ ही आ गया कि जो है RI बॉन्ड, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा होता है साइज में। तो बड़ा होने के कारण साइज आयोडीन का सबसे बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण क्या होता है उसका बॉन्ड बॉन्ड जो लेंथ है वो ज्यादा होता है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड की जो है स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड कमजोर पड़ जाएगा। तो सबसे आसानी से जो बॉन्ड टूटता है वो RI बॉन्ड टूटता है। तो इसका रीजन अगर हम सिंपल वर्ड में लिखना चाहे रीजन, तो इसमें क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि आयोडाइड आयन जो है इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप ड्यू टू लो bond dissociation enthalpy of कार्बन आयोडीन बॉन्ड। कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जो है सबसे, मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, तो ये सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है, बड़ी आसानी से जो है अपनी जगह ये छोड़कर चला जाता है। तो इसीलिए क्या है कि ये आप जो है इसको, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयोडाइड्स इस केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है इसमें एक और चीज आती है कि ये जो पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन होती है, इट इज अकम्पनीड विद inversion of configuration। ये क्या चीज होती है, ये हम अभी अभी नोट कर रहे हैं अपने पास, ये बाद में पढ़ेंगे हम, जब इसका जो जब कुछ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो है हम ये चीजें जो हैं जो मैंने आपको ये बताई, ये सारी की सारी आपको जो SN2 यानी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके बारे में जो बताई वो आपको रिटेन करके रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो दूसरा मैकेनिज्म जो आता है, ठीक है, दूसरा जो पाथवे हो सकता है, जो दूसरा मैकेनिज्म जो हो सकता है उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको SN1 लिखते हैं आप ऐसे, SN1। ठीक है, तो ये इसकी जब आप बात करते हैं तो ये इसका मैकेनिज्म, पहली बात तो टू स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 में जैसे जो है इसका, बल्कि इसलिए मैं एक टर्शरी हेलो एल्केन यहां पर लेने वाला हूं क्योंकि ये एक्चुअली टर्शरी में फास्ट होते, रिवर्स ऑर्डर है इसका। तो जो है हम समझने की कोशिश करें, जैसे यहां पर आप जो है जैसे C एक टर्शरी हेलो एल्केन ले लेते हैं अपने, CH3 और ये Br, ये इस तरीके से आया। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेप है ये रिवर्सिबल टाइप का होता है। इसमें जो है होता क्या है कि ये फिशन होता है यहाँ पर, और जो है Br नेगेटिव बनता है। Br नेगेटिव तो अलग हो जाएगा और आपके पास जो है कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये कार्बोकैटायन जो है वो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स रह गए, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसकी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से Br नेगेटिव जो होता है इसमें से अलग हो जाता है। तो ये जो है इसमें अगर हम बात करें कि जो दूसरा स्टेप है, अब क्या होगा दूसरे स्टेप में कि जो ये जो आपके पास कार्बोकैटायन बना स्टेप 1 में जो कार्बोकैटायन बना आपके पास, ठीक है, इस पर क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो इसमें क्या होता है कि ज्योमेट्री कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो कि ये हर तरफ से एक समान है। तो आपको जो है यहां पर जो है ये फिर फाइनली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है और इस तरीके से आपके पास, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। तो इसमें जो समझने वाली बात है, सबसे पहली बात कि ये जो स्टेप है ना, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है। जो स्लो स्टेप होते हैं हमारी केमिकल काइनेटिक्स कहती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। यानी कि जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करते हैं, यानी जो रिएक्शंस एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो स्लो रिएक्शंस होती हैं उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो ही जो है ऑर्डर होता है इन ऐसी रिएक्शंस का। तो आप देखेंगे कि ये जो SN1 मैकेनिज्म है ये कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स है, सिंगल स्टेप में नहीं होता ये। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बात करें कि इसमें जो रेट है वो रेट जो है वो है K इंटू CH3 का थ्राइस Br, यानी फर्स्ट स्टेप को देखकर फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट है ये सिर्फ उसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी इसमें न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो है ऑर्डर इसीलिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर जो है ये यूनिमोलिकुलर, इसकी मोलिकुलरिटी भी 1 है और इसका ऑर्डर भी जो है स्टेप 1 का जो ऑर्डर आ रहा है आपके पास वो ही आता है। तो ये ऑर्डर जो है इसका जो है वो क्या आता है आपके पास 1, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है ये। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर अपन वैसे ही उसी तरीके से रेट की बात करें, रेट की अगर बात करें, हेलोजन सेम है मगर जो है अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट अलग अलग है तो इसमें उल्टा प्रोसेस है कि टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी की रिएक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसका रीजन की अपन बात करते हैं, ऐसा क्यों? रीजन की अगर हम बात करते हैं तो रीजन जो है वो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन है उसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो भी यही आता है हमारे पास। टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर प्राइमरी होते हैं। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं कि जैसे अब इसमें क्या है, पिछला जो स्टेप था ना, जो स्टेप जो सॉरी आपका जो SN2 था, ठीक है, यानी कि बायोमोलिकुलर, इसमें कोई कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। इस मैकेनिज्म को अगर आप देखोगे इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर इस मैकेनिज्म को अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी कार्बोकैटायन इसमें नजर ही नहीं आएगा। इस पूरे को अगर आप देखोगे देयर इज नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। लेकिन जो हमारा ये वाला मैकेनिज्म है, ठीक है, ये वाला जो मैकेनिज्म है इसके अंदर बाकायदा कार्बोकैटायन बनता है। तो ऑर्गेनिक में जब भी किसी चीज में अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा हो
ठीक है, तो कार्बोकेटायन का बनना जो है वो आपको ये बताता है कि भाई इसके अंदर जो है मतलब जो ऑर्डर है रिएक्शन की रिएक्टिविटी का, तो वो जो रेट आता है रिएक्टिविटी कह सकते हैं, तो वो जो है टर्शरी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है एक और खास बात है वो क्या है, अकम्पनीड विद रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर ये रेसिमाइजेशन क्या होता है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई ये फिर अभी जो है हमें आगे जो है इसमें जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स करके एक टॉपिक आएगा उसको सीखेंगे और उसमें हम इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है अगर अपन रेट की ही बात करें, फिर वही बात आती है कि अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट सेम है और हेलोजन अलग है तो सबसे फास्ट आयोडाइड्स ही रिएक्ट करती हैं। उसके बाद जो है रेट से मतलब यहां पर मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी मतलब स्पीड ये कह सकते हैं कितनी तेजी से कौन रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद ब्रोमाइड्स और फिर उसके बाद आयोडाइड्स, चाहे SN1 सॉरी क्लोराइड्स, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों में ही जो है आयोडाइड्स जो है दे आर द फास्टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज जो है हमें इसके अंदर याद रखनी है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो आगे की चीज आती है वो क्या है, वो है इसमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आप डालिएगा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो उनकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या चीज आती है आपके पास कि एक्चुअली 3D में जैसे मैंने आपको ये बताया, तो वो जो है इनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने वाली जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो यहां पर आपके पास आता है, जैसे जब हम बात करें SN2 मैकेनिज्म की, तो SN2 में मैंने आपको जो है एक बात लिखवाई पहले। SN2 में एक बात मैंने बताई कि अकम्पनीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अकम्पनीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप देखिए जो रिएक्शन है वो अगर आप रिएक्टेंट को, ठीक है, ध्यान से देखेंगे उसका स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट, जो रिलेटिव एटम्स हैं कार्बन के रिलेटिव दूसरे एटम्स का अरेंजमेंट है, उसको अगर आप देखेंगे तो जो है वो क्या होता है, ये और जो प्रोडक्ट एंड पर आया, ठीक है, ये इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको इन्वर्टेड कैसा लगता है, जैसे जैसे हवा तेज चलने पर छतरी उल्टी हो जाती है ना, वैसा वैसा सिचुएशन आती है। इसी को आप क्या बोलते हो, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है जो न्यूक्लियोफाइल है वो रियर अटैक कर पाता है इसके अंदर, तो यानी जो है इस कारण से क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है ये। ठीक है, तो इसमें रीजन हम लिख देते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का। चले जैसे अपन बात करें सबसे पहले SN2 में, इट इज अकम्पनीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी कहने का मतलब अगर कोई रिएक्टेंट आपका पहले इनिशियल रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट जो है वो लीवर रोटेटरी बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, या वाइस वर्सा। तो इट इज अकम्पनीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और उसका रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो द न्यूक्लियोफाइल attacks from the rear side, rear end, that is the end opposite to the halogen, जहां पर हेलोजन होता है उससे अपोजिट होता है। तो डेक्स्ट्रो अगर रिएक्टेंट है तो लीवो प्रोडक्ट बनेगा, और लीवो है तो डेक्स्ट्रो बनेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाती है।
इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जबकि जो है SN1 की जब हम बात करते हैं, SN1 जो है हमने पढ़ा, इट इज अकम्पनीड विद रेसिमाइजेशन। इसकी हम बात करें, इट इज अकम्पनीड विद रेसिमाइजेशन। ये बिल्कुल वही चीज है, प्लेन पोलराइज लाइट को जो है रोटेट करने वाली जो सिचुएशन है, मैंने आपको जो हमने जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पढ़ा था, वही सीन है यहाँ पर। तो रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आप समझिए कि रेसिमिक मिक्सचर जो होता है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है रेसिमिक मिक्सचर होता है, वो 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये अपनी ऑप्टिकल रोटेशन जो है कैंसिल आउट कर देते हैं, और ऐसे केस में जो है ये रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो जो मिक्सचर्स होते हैं ये एक दूसरे को, ये जो है अपनी रिएक्टिविटी को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये इसका रीजन क्या होता है? ठीक है, रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जो प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकैटायन, प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, यानी कि जैसे आप देखिएगा SN1 मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो यहां पर जो है सेकेंड स्टेप में आपके पास देख रहे हैं कार्बोकैटायन पर जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, इसके पास इस कार्बोकैटायन की शेप जो है प्लेनर ज्योमेट्री है, तो इसमें कहीं से ऐसा कोई रिपल्शन नहीं है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है और ये इधर से भी अटैक कर सकता है, अदर एंड से भी अटैक कर सकता है, तो दोनों तरफ से अटैक करता है। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर होता है। तो जितना तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना, ये इसमें से आधे मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो और आधे मॉलिक्यूल्स लीवो रोटेटरी टाइप के होंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो एक दूसरे की डेक्स्ट्रो और लीवो जो है एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो आपके प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? एक रेसिमिक मिक्सचर होता है, इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पर्टिकुलर जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, रेस्ट जो है नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय।